नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जितनी भी परीक्षाएँ आगे आने वाली हैं, जिसमें जीएस पूछी जाएगी, उन सभी पेपरों के लिए यह क्लास जो होगी आपकी अत्यंत उपयोगी होगी। अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सीरीज को लगातार लेते रहेंगे, तो आप यकीन मान के चलिए कि जितने भी पेपर जिसमें जीएस पूछी जाती है, उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और जो भी प्रश्न आपको नहीं आते हैं, उनको अपने रजिस्टर पर लिखना है और याद करना है, ठीक है? तो देखते हैं पहला प्रश्न है आज का, संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपको बताना है संयुक्त बैठक जो होती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, वह किस देश से ली गई है? आपके ऑप्शन है आपके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। यदि संयुक्त बैठक की बात की जाए तो संयुक्त बैठक को अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाया जाता है। यदि आपसे यहाँ पे पूछ ले कि संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तो आपको याद रखना है संयुक्त बैठक बुलाने वाले जो हैं आपके, बुलाने वाले हैं राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति, ठीक है? तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है? तो इसकी अध्यक्षता संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त बैठक के अलावा प्रस्तावना की भाषा को भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, समवर्ती सूची को, और केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा होता है उसको भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक के अलावा प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और केंद्र और राज्य के बीच में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, ठीक है? शक्तियों का बंटवारा। तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक के अलावा प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यदि बात की जाए आयरलैंड की, तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। नीति निर्देशक तत्व जो हैं आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। और ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन से संसदात्मक, और यहीं पर दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन को लिया गया है, ठीक है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और आपका संविधान संशोधन को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है? तो आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है, ब्रिटेन से संसदात्मक प्रणाली को लिया गया है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्वों के अलावा आपका राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ठीक है? तो देखो, दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है और आयरलैंड से आपको याद रखना है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया गया है, नामांकन, ठीक है? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा लिया गया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 108 में है। तो आपको ये भी याद रखना है आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा उत्कृष्ट कराया गया है? तो आपको बताना है ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था?
तो आपके ऑप्शन है रवि कीर्ति, अश्वघोष, पुलकेशन द्वितीय या महेंद्र वर्मन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐहोल अभिलेख को रवि कीर्ति के द्वारा लिखवाया गया था और यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है और इसमें पुलकेशन द्वितीय की विजय का वर्णन है। तो आपको याद रखना है ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति के द्वारा संस्कृत में लिखाया गया एक अभिलेख है जिसमें पुलकेशन द्वितीय की विजय का वर्णन है। ठीक है, तो ऐहोल अभिलेख में किसकी विजय का वर्णन मिलता है? तो आपको याद रखना है पुलकेशन द्वितीय की विजय का वर्णन मिलता है आपका ऐहोल अभिलेख से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन है जीबी मावलंकर, एमसी सीतलवाड़, मैकाले या माउंटबेटन। तो आपको बताना है प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था। प्रथम विधि आयोग की बात की जाए तो प्रथम विधि आयोग 1834 में आया था जिसका अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष मैकाले था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्रता के बाद विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आपको याद रखना है एमसी सीतलवाड़ को। एमसी सीतलवाड़ को 1955 में स्वतंत्रता के बाद विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रथम विधि आयोग मैकाले था। और आपसे यदि पूछ लिया जाए स्वतंत्रता के बाद किसे विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, तो आपको याद रखना है एमसी सीतलवाड़ को स्वतंत्रता के बाद विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का अधिकार समाप्त कर दिया था? आपके ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1933, चार्टर अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1948 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर्ड अधिनियम 1933 के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने का जो अधिकार था उसको समाप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक कार्य या प्रशासनिक निकाय बना दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है चार्टर्ड अधिनियम 1933 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसी चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक निकाय बना दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक निकाय बना दिया, प्रशासनिक निकाय बनाया। ठीक है, तो चार्टर्ड अधिनियम 1933 के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया का जो व्यापार करने का अधिकार था उसको छीन लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक निकाय बना दिया। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। और यदि बात की जाए चार्टर्ड अधिनियम 1933 को, तो चार्टर्ड अधिनियम 1933 को सेंट हेलिना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है चार्टर्ड अधिनियम 1933 को सेंट सेंट हेलिना हेलना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और चार्टर्ड अधिनियम 1933 के द्वारा सिविल सेवकों के लिए सिविल सेवकों के लिए पहली बार खुली परीक्षा का आयोजन किया गया। सिविल सेवकों के लिए खुली परीक्षा। ठीक है, तो खुली परीक्षा का जो आयोजन पहली बार सिविल सेवकों के लिए किया गया वह चार्टर्ड अधिनियम 1933 के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, खाकी क्रांति संबंधित है। तो आपको बताना है खाकी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। आपके ऑप्शन है जूट उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, टमाटर उत्पादन से या चमड़ा उत्पादन से। जूट उत्पादन क्रांति संबंधित है रजत रेशा क्रांति से। रजत रेशा क्रांति। ठीक है, तो आपका जूट उत्पादन संबंधित होगा रजत रेशा क्रांति से। उर्वरक उत्पादन जो है आपकी भूरी क्रांति से संबंधित है।
टमाटर उत्पादन आपका लाल क्रांति से संबंधित है, आपका टमाटर उत्पादन, और लाल क्रांति से ही आपका संबंधित है मांस का उत्पादन। ठीक है, तो टमाटर उत्पादन और मांस का उत्पादन आपका संबंधित होगा लाल क्रांति से। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चमड़ा उत्पादन आपका खाकी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लाई हरोबा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, नागालैंड या त्रिपुरा। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है। फ्लेमिंगो। ओणम उत्सव, ओणम उत्सव आपका केरल से संबंधित है। और हॉर्नबिल उत्सव की बात की जाए तो आपका नागालैंड से संबंधित है आपका हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल उत्सव आपका संबंधित है नागालैंड से। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लाई हरोबा जो उत्सव है आपका त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक है, तो त्रिपुरा राज्य में लाई हरोबा नामक जो उत्सव है उसको मनाया जाता है। नागालैंड से आपका संबंधित है हॉर्नबिल और केरल से संबंधित है आपका ओणम। केरल के और उत्सवों को देखा जाए तो आपका एक होता है विशु, विशु, और आपका अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल। ठीक है, तो आपका ओणम, विशु, अट्टुकल पोंगल जो उत्सव है यह केरल से संबंधित है। और आंध्र प्रदेश का जो उत्सव है वह है आपका फ्लेमिंगो। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट उत्सव है ये सारे। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा दिन हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 25 दिसंबर, 1 दिसंबर, 14 सितंबर या 1 मई। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कॉड लीवर ऑयल का संबंध किस विटामिन से है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए से है, विटामिन बी से है, विटामिन डी से है या विटामिन सी से है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे यदि पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होगा आपका कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल। और यदि विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा आपका रेटिनॉल, रेटिनॉल। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉड लीवर ऑयल आपका विटामिन डी से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज संस्थान के चुनाव किसके द्वारा संपन्न कराए जाते हैं? आपके ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो पंचायती राज्य संस्थाओं के चुनाव होते हैं उनको कौन सी संस्था संपन्न कराती है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायती राज्य संस्थाओं के चुनाव को कराती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पंचायती राज्य संस्थाओं के जितने भी चुनाव होंगे उनको राज्य निर्वाचन आयोग कराएगी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? आपके ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति या विपक्ष का नेता। तो आपको याद रखना है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर जो डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं वह है आपके लोकसभा के अध्यक्ष। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष के पास एकाधिकार होता है किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का। ठीक है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष ने किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर दिया, उसके बाद संसद के किसी भी सदन में इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
तो आपको याद रखना है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण या इसका डिसीजन लेने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक की बात की जाए तो धन विधेयक भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में बताया गया है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपके ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, मायावती, सरोजनी नायडू या सुब्बा लक्ष्मी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन होंगी, तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए मायावती। ठीक है, तो मायावती उत्तर प्रदेश की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री थी। और यदि बात की जाए सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी और सरोजनी नायडू के द्वारा 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1857 के, दो बार के हो गया इसमें, 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किस ने भाग लिया था? किसने का मतलब किस शासक ने भाग लिया था? ठीक है, आपके ऑप्शन है बेगम हजरत महल ने, मंगल पांडे ने, रानी लक्ष्मीबाई ने या तात्या टोपे ने। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें भाग लिया था। यदि बात की जाए मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे ने बैरकपुर पश्चिम बंगाल से इस क्रांति की शुरुआत करी थी। और रानी लक्ष्मी जी की बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तात्या टोपे ने आपके ग्वालियर से भाग लिया था। ठीक है, तो तात्या टोपे ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से, मंगल पांडे ने बैरकपुर पश्चिम बंगाल से इस विद्रोह की शुरुआत की थी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बेकोम सत्याग्रह कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1924 से 1925 तक, 1917 से 1918 तक, 1918 से 1919 तक या 1923 से 1924 तक। तो आपको बताना है बेकोम सत्याग्रह कब से कब तक हुआ था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1924 से 1925 तक। बेकोम सत्याग्रह की अध्यक्षता या नेतृत्व करने वाले व्यक्ति आपके टी के माधवन थे, टी के माधवन थे और के कलमपन थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेकोम सत्याग्रह का नेतृत्व टी के माधवन और के कलमपन ने किया। अगला ऑप्शन है आपका, भूदान आंदोलन के प्रणेता किसे माना जाता है? तो आपसे पूछा गया है कि भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉन्ग, वर्गीज कुरियन या विनोबा भावे। एम एस स्वामीनाथन की बात की जाए तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और नॉर्मन बोरलॉन्ग की बात की जाए तो इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वर्गीज कुरियन की बात की जाए तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का या दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। और आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। यानी प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति थे भूदान आंदोलन का, वह विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन के अंतर्गत भूमि का जो पहला दान दिया गया था वह तेलंगाना के पोचमपल्ली में दिया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ तेलंगाना के पोचमपल्ली से किया गया था। और यदि इसका समय पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है इसका समय था 1951। ठीक है, तो 1951 में आपका भूदान आंदोलन का प्रारंभ तेलंगाना के पोचमपल्ली नामक ग्राम से हुआ था और विनोबा भावे के द्वारा ही सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, सर्वोदय समाज।
तो आपको ये भी याद रखना है सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। व्हीटले आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? आपको बताना है व्हीटले या व्हीटले से जो भी पढ़ेंगे आप। इस आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? आपके ऑप्शन है 11 थे, 12 थे, 6 थे या 7 थे। यदि व्हीटले आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना जॉन हेनरी व्हीटले ने की थी। इसमें टोटल 11 सदस्य थे जिसमें से आपके 6 भारतीय थे। ठीक है, तो टोटल सदस्य जो थे इसमें आपको याद रखना है 11 थे जिसमें 6 इंडियन थे। ठीक है, 6 आपके इंडियन थे, तो आपको याद रखना है 11 टोटल सदस्य थे, उसमें से 6 भारतीय थे, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू या खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं या हिंदी में बोला जाए तो इन्हें बोलते हैं सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। ठीक है, और खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना की गई थी। ठीक है, खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार का संबंध खान अब्दुल गफ्फार खान से है। यदि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की बात की जाए तो इनके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। बाल गंगाधर और एनी बेसेंट के द्वारा बाल गंगाधर और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी और इसका जो मुख्यालय था वह कलकत्ता में स्थित था। ठीक है, यदि बात की जाए शिशिर कुमार घोष की तो इनके द्वारा एक पत्रिका का भी संपादन किया जाता था जिसका नाम अमृता बाजार था। ठीक है, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा एक पत्रिका का संपादन किया जाता था जिसका नाम आपको याद रखना है अमृता बाजार। अमृता बाजार। ठीक है, और यदि आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि इंडियन लीग की स्थापना किस लिए की गई थी, तो इंडियन लीग की स्थापना भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अरुण ग्रह का उपग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है फोबोस, ज्ञानीमीड, टाइटेनियम या टाइटन। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटेनिया होगा। ठीक है, टाइटेनिया। तो फोबोस जो है आपका, डीमोस और फोबोस की बात की जाए तो यह आपके मंगल के ग्रह होंगे। मंगल के उपग्रह आपके हैं फोबोस और डीमोस। ज्ञानीमीड आपका है बृहस्पति का और टाइटेनिया होगा आपका अरुण का। तो आपका राइट ऑप्शन होगा अरुण का उपग्रह टाइटेनिया है। और यदि बात की जाए टाइटन की तो टाइटन आपका शनि का शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटेनिया आपका अरुण का उपग्रह होगा। ज्ञानीमीड बृहस्पति का उपग्रह है और ज्ञानीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह है बृहस्पति का उपग्रह ज्ञानीमीड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1901 में रेल आयोग की स्थापना की गई थी जिसकी अध्यक्षता देश के द्वारा नहीं होगा यहाँ पे, किसके द्वारा? ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बताना है 1901 में जो रेल आयोग बना था उसकी अध्यक्षता या उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपके ऑप्शन है थॉमस रॉबर्टसन को, गुरुदास बैनर्जी को, सैयद बिलग्रामी को या स्टीफेंस। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 1901 में जो आयोग रेल का बनाया गया था उसके अध्यक्ष थॉमस रॉबर्टसन थे। इनके साथ 2 भारतीय और थे इस आयोग में जिनका नाम गुरुदास बैनर्जी और सैयद बिलग्रामी। ठीक है, इस आयोग में गुरुदास बैनर्जी भी थे और सैयद बिलग्रामी भी इसी आयोग में थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में
पहली बार रेल कब दौड़ी थी? तो आपको याद रखना है 16 अप्रैल 1853 में मुंबई टू थाने के बीच में, ठीक है? मुंबई टू थाने के बीच में, ठीक है? तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत में पहली बार जो ट्रेन दौड़ी थी, वह 16 अप्रैल 1953 में मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका सरहुल, नियुक्त नहीं है यहाँ पे, नृत्य है। तो सरहुल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश से, असम से, छत्तीसगढ़ से या फिर कर्नाटक से। कर्नाटक से संबंधित नृत्य होंगे आपके यक्षगान, यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कुनीता और करगा, ठीक है? छत्तीसगढ़ से संबंधित नृत्य होंगे आपके पिंडवानी, पिंडवानी, पिंडवानी नृत्य आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। छत्तीसगढ़ से संबंधित है आपका पिंडवानी। यदि असम की बात की जाए तो असम से आपका संबंधित है बिहू, सत्रिया और आपका बगरुम्बा, ठीक है? बिहू, बगुरम्बा, बगरुम्बा और आपका सत्रिया। तो आपका जो सरहुल नृत्य होगा वह आपका झारखंड से संबंधित होगा। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश ना होके ऑप्शन आप मान लीजिए झारखंड, ठीक है? झारखंड। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सरहुल जो नृत्य है आपका संबंधित होगा झारखंड से। आज का अंतिम प्रश्न है आपका, किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? जो आपको बहुत सारी नींद आती है उसका अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? आपसे बस इतना पूछा गया है। आपके ऑप्शन है हिप्नोलॉजी, सेरिकल्चर, पोमोलॉजी या ओडोंटोलॉजी। तो आपको बताना है नींद का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ओडोंटोलॉजी आपका दांतों के अध्ययन से संबंधित है, दांतों दांतों के अध्ययन से संबंधित है। पोमोलॉजी आपके फलों के अध्ययन से संबंधित होगा। सेरीकल्चर आपका रेशम कीटों के पालन से और रेशम के उत्पादन से संबंधित है आपका सेरीकल्चर। तो आपका राइट ऑप्शन होगा नींद का अध्ययन जो होता है हिप्नोलॉजी के अंतर्गत होता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भेजें। धन्यवाद। जय हिंद।